NCERT कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान समकालीन विश्व राजनीति। अध्याय 1 दो ध्रुवीयता का अंत। आप जानते ही हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में नाजी जर्मनी और जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। युद्ध का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाखों लोग मारे गए और विस्थापित हुए तथा व्यापक विनाश हुआ। युद्ध ने एक नई व्यवस्था को भी जन्म दिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया सहित कई पूर्वी यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लिया। सोवियत संघ ने इन कब्जों को पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के संभावित हमले से बचाने के लिए आवश्यक बताया। हालांकि कब्जे अक्सर क्रूर और दमनकारी थे और उनके कारण असंतोष का दमन हुआ और कब्जे वाले देशों में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना हुई। यूरोप के दो प्रभाव क्षेत्रों सोवियत गुट और पश्चिमी गुट में विभाजन के कारण दुनिया का ध्रुवीकरण हुआ। शीत युद्ध, जो 1940 के दशक के अंत से 1990 के दशक की शुरुआत तक चला, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता का काल था। दोनों महाशक्तियों ने कभी भी एक दूसरे से सीधे लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने जासूसी, छद्म युद्ध और हथियारों की दौड़ सहित विभिन्न तरीकों से दुनिया में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा की। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, जिससे शीत युद्ध समाप्त हो गया। सोवियत संघ का पतन कई कारणों से हुआ, जिनमें आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक दमन और सोवियत गणराज्यों में राष्ट्रवाद का उदय शामिल था। सोवियत संघ के पतन से विश्व का ध्रुवीकरण और शीत युद्ध समाप्त हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, लेकिन दुनिया अधिक जटिल और बहुध्रुवीय हो गई। आइए सोवियत संघ के विघटन और द्विध्रुवता के अंत को समझते हैं। 20वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर दो अग्रणी राष्ट्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देश वैश्विक शक्तियां बन गए। इस प्रकार शीत युद्ध शुरू हुआ और एक बार जब यूएसएसआर विघटित हो गया तो यह द्विध्रुवता का अंत था। 1917 की रूसी समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ यानी कि यूएसएसआर का गठन किया गया। क्रांति समाजवादी विचारों और पूंजीवाद से अधिक समतावादी समाज से प्रेरित थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत सेना ने फासीवादी ताकतों से बचाए गए पूर्वी यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लिया। सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल गईं। द्विध्रुवीयता की समाप्ति ने वैश्विक अस्तित्व में आने वाले नए देशों को भी जन्म दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सोवियत अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया की तुलना में तेजी से विकसित हुई। दूसरी ओर सोवियत प्रणाली तेजी से नौकरशाही और तानाशाही बन गई। इससे वहां रहने वाले लोगों का जीवन बेहद कठिन हो गया। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ कई मौकों पर भारी खर्च के बाद अमेरिका की बराबरी करने लगा। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का पतन। 1985 से सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव इस व्यवस्था को बदलना चाहते थे। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट उनकी आर्थिक और राजनीतिक सुधार रणनीतियां थीं। हालांकि अंततः उनकी नीतियों की आलोचना की गई। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों की सहायता से तख्तापलट किया गया था। जनता कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी शैली की तानाशाही के बजाय स्वतंत्रता चाहती थी। दिसंबर 1981 में यूएसएसआर के 3 प्रमुख गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस द्वारा सोवियत संघ को विघटित घोषित कर दिया गया था। सोवियत गणराज्यों के बाद पूंजीवाद और लोकतंत्र को नींव के रूप में अपनाया गया। सोवियत संघ का विघटन, कारण और परिणाम। सोवियत संघ का पतन कई कारणों से हुआ। सोवियत
राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में आंतरिक खामियां लोगों की अपेक्षाओं से मेल खाने में विफल रही। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई। सोवियत अर्थव्यवस्था के अधिकांश संसाधन परमाणु और सैन्य शस्त्रागार को बनाए रखने में खर्च किए गए थे। सोवियत संघ भी व्यापक भ्रष्टाचार, प्रशासन में अधिक खुलेपन की अनुमति देने से इनकार और व्यापक क्षेत्र में सत्ता के केंद्रीकरण के कारण निष्क्रिय हो गया। गोर्बाचेव के परिवर्तन समाज के कुछ सदस्यों को पसंद नहीं आए। ऐसा माना जाता था कि गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार कछुए की गति से आगे बढ़ रहे थे। राष्ट्रवाद की वृद्धि और कई गणराज्यों, विशेष रूप से रूस और बाल्टिक गणराज्यों के अंदर संप्रभुता की लालसा यूएसएसआर के पतन का एक और कारक था। इसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की शत्रुता समाप्त हो गई। जैसे जैसे विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन बदलता गया, वैसे वैसे विचारों और संस्थानों का सापेक्ष प्रभाव भी बदलता गया। सोवियत संघ के पतन ने कई नए देशों के जन्म के लिए जमीन तैयार की। इनमें से प्रत्येक देश के अपने उद्देश्य और विकल्प हैं। कई नए प्रतिभागियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रवेश किया। प्रत्येक की अपनी पहचान, उद्देश्य और आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां थीं। शॉक थेरेपी। आईएमएफ और विश्व बैंक से प्रभावित होकर रूस, मध्य एशिया और पूरी यूरोप में एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी में संक्रमण के प्रतिमान को शॉक थेरेपी के रूप में जाना जाने लगा। साम्यवाद के पतन ने इस परिवर्तन चरण की शुरुआत की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन करना आवश्यक था, जिसमें सोवियत काल के दौरान विकसित किसी भी संरचना को पूरी तरह से नष्ट करना शामिल था। शॉक थेरेपी के लिए भी इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी फोकस में एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता थी। इनमें सोवियत गुट के देशों के बीच मौजूदा वाणिज्यिक संबंधों को खत्म करना शामिल था। शॉक थेरेपी ने अर्थव्यवस्थाओं और लोगों के शासन पर कहर बरपाया। रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य गिर गया। उच्च मुद्रास्फीति दर के कारण लोगों ने अपना सारा पैसा खो दिया। सरकार द्वारा सब्सिडी में कटौती की गई, जिससे कई लोग गरीबी में चले गए। मध्यम वर्ग को समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया। शॉक थेरेपी के परिणाम। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास को आर्थिक परिवर्तन की मांगों के समान ध्यान या प्राथमिकता नहीं मिली। इनमें से अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से रूस की, स्वतंत्रता प्राप्त करने के 10 साल बाद सन 2000 में ठीक होने लगी। तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात ने पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया। पूर्ण सोवियत गणराज्य, तनाव और संघर्ष। अधिकांश पूर्ण सोवियत देशों में तनाव और संघर्ष थे और कई ने गृह युद्ध और विद्रोह का अनुभव किया। चेचनिया और दागिस्तान, 2 रूसी गणराज्यों ने हिंसक अलगाववादी आंदोलनों का अनुभव किया। 2001 तक तजाकिस्तान लगभग 10 वर्षों तक चले गृह युद्ध से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में अनेक सांप्रदायिक युद्ध हुए। मध्य एशिया अंतर्राष्ट्रीय ताकतों और ऊर्जा कंपनियों के लिए भी युद्ध का मैदान बन गया। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में विभाजित हो गया। चेक और स्लोवाक ने अलग अलग देश बना लिए। यूगोस्लोवाकिया विघटित हो गया। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना सहित कई प्रांतों ने स्वतंत्रता घोषित की। साम्यवाद के बाद की दुनिया में भारत। साम्यवाद के बाद के सभी देशों के भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आज भी रूस के साथ है। भारत और रूस के बीच संबंध भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व पर सहमत हैं। भारत को कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, मध्य एशियाई पहुंच और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने पर रूसी सहायता से लाभ हुआ, क्योंकि भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बाजार है। इसलिए इस संबंध में रूस को फायदा होगा। दोनों देशों ने कई वैज्ञानिक परियोजनाओं पर साथ मिलकर काम किया है। अतः हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर के विघटन के बाद यह द्विध्रुवता का अंत था।
20वीं सदी में दुनिया दो शक्तियों के बीच में बंट गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया और दुनिया ने तेजी से दो रुख अपनाए, कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में और अन्य यूएसएसआर के पक्ष में। हालांकि यूएसएसआर के विघटन के बाद द्विध्रुवीयता की समाप्ति के साथ विश्व स्तर पर कई परिवर्तन हुए। चीन का उदय परिणाम का एक अनोखा उदाहरण है। यूएसएसआर के विघटन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व खिलाड़ियों के बीच वर्चस्व बढ़ाने के लिए और अधिक शक्ति प्रदान की। पाठ में आई कुछ शब्दावलियों पर नजर डालते हैं। सोवियत प्रणाली समतावादी समाज और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के आधार पर 1917 में रूसी क्रांति के बाद सोवियत प्रणाली की शुरुआत की गई थी। समाजवादी गुट पूर्वी यूरोप देशों को समाजवादी गुट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये देश फासीवादी ताकतों से मुक्त हुए थे और उनकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं इसी गुट पर आधारित थीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस अर्थव्यवस्था में भूमि और उत्पादक संपत्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण पूंजीपतियों के पास होता है। एक ध्रुवीय व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामलों पर केवल एक ही महाशक्ति का प्रभुत्व होता है। बहुध्रुवीय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मामलों पर केवल एक महाशक्ति का प्रभुत्व नहीं हो सकता, बल्कि देशों का समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समतावादी समाज इसका मानना है कि सभी लोग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें जीवन के समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। सबसे बड़ी गैराज बिक्री यह शॉक थेरेपी के कारण यूएसएसआर के मूल्यवान उद्योगों को कम कीमत पर बेचने के कारण हुआ। शॉक थेरेपी विश्व बैंक और आईएमएफ के प्रभाव में रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण का मॉडल।